दोस्तों अभी आप जिस आदमी को ऊट पटांग और उल झुलुल हरकतें करते हुए देख रहे हो, इसका नाम भटूरा है, जो कि इस कबीले का इकलौता ऐसा आदमी है जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। इसका बाप बहुत बहादुर था, सिर्फ इसीलिए ही इसे इस कबीले में जगह मिली है, वरना इसकी हरकतों को देखकर हर कोई इसकी पिछुंडे पर लात मारकर इसे कबीले से बाहर निकालना चाहते हैं। इसी चक्कर में एक दिन इसे कबीले से बाहर निकाल दिया जाता है। अब आगे इसके साथ क्या क्या होता है वो देखकर आप अपने आप को हंसने से नहीं रोक पाओगे, तो जरूर वीडियो को आखिर तक देखना। कहानी की शुरुआत में हम दो जंगली लोगों को एक सुअर का शिकार करते हुए देखते हैं। तभी पीछे से उड़कर एक भाला उनमें से एक आदमी के पीठ में आकर लगता है। पीछे से जंगली सुअर की तरह दिखने वाले और एक जंगली आदमी जिसका नाम भटूरा था, वो उलुलुलु करते हुए भाग कर आता है और उसकी खुशी को देखकर हमें पता चलता है कि जैसे कि उसने कोई फतेह हासिल कर लिया हो। उन दोनों के पास आकर वो कहता है, देखा तुमने, मैंने सुअर को मार दिया, लेकिन कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो हम सभी का शिकार था, हम सभी मिल बांट कर खाएंगे उसे। तभी वो बड़ा शिकारी जिसका नाम मार्लेक था, वो कहता है, साले तूने सुअर को नहीं बल्कि मेरे साथी को मार दिया, दिखाई नहीं देता तुझे? जिसमें भटूरा कहता है, अरे ये भाला तो हम लोग जब वहाँ से निकले थे तभी उसके पीछे लटका हुआ था। जो सुनने के बाद मार्लेक और कबीले के सभी लोग उसे उठाकर फेंक देते हैं। आगे हम चिंताक तक चिता चिता कबीले को देखते हैं, जहाँ पर दो ही तरीके के लोग रहते थे, एक जो लोग शिकार करने के लिए जाते थे और दूसरा जो लोग फल तोड़ने का काम करते थे। वहाँ पर ओहो नाम का एक लड़का भी था जो कि अभी अभी मर्द बना था। मार्लेक उसके पास आकर उसकी फल की टोकरी को फेंक देता है, क्योंकि फल तोड़ने का काम लड़कियों का था। थोड़ी देर में भटूरा जब उसके पास आता है तभी वो भटूरा को बताता है, क्या समझता है मार्लेक अपने आप को, फल तोड़ने का काम भी बहुत मुश्किल होता है, हमें उन फलों को चुनना पड़ता है जिसके ऊपर भालू ने टट्टी ना किया हो। यहाँ पर भटूरा उसके सामने बड़ी बड़ी फेंकता है, जो कि ओहो को थोड़ा भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि भटूरा एक नंबर का फेंकू इंसान था। खैर वहीं पर वो माया नाम की एक लड़की को देखता है और माया को अपनी माया जाल में फंसाने के लिए उसके पास जाकर उससे बात करता है। वो कहता है, केम छो माया, मैं तुम्हें अपनी सपनों की रानी बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जिसमें माया कहती है, देखो भटूरे, तुम काफी अच्छे लड़के हो, तुम्हारे अंदर सारी खूबियां है, लेकिन मैं तुम्हें मेरी काया पलट करने नहीं दूंगी। तुम मुझे हंसाते हो, मेरी जिंदगी में तुमने तड़का लगा दिया है, लेकिन सिर्फ इतने से ही काम नहीं बनेगा। मैं पुराने ख्यालात की हूँ, मुझे ऐसा मर्द चाहिए जो अच्छा शिकार और रोज मेरी ले सके, यानी मेरी रक्षा कर सके, जैसे कि मार्लेक की तरह। जो सुनने के बाद भटूरा उससे कहता है, देखो तुम अगर मेरे साथ रहोगी तो तुम खाती पीती घर की लगोगी, और क्या तुम्हें मेरे हुस्न को देखकर दिल नहीं लगता? देखो मेरी कमर की लचक, जो कहकर वो उसे अपने कमरे की यानी कमर की लचीलापन दिखाता है। यहाँ पर माया उसे अपनी काकी बाल दिखाकर कहती है कि आज मुझे मेरी बाल धोना है, जो कहकर वो वहाँ से निकल लेती है। आगे मार्लेक माया के पास आकर उसे एक सुअर का सड़ा हुआ कटा सर देता है, जिसको उसने अगले ही दिन शिकार किया था। दूसरी तरफ भटूरा ओहो के साथ बैठकर ये सब कुछ देखकर मन ही मन जल रहा था। ओहो भी एमा नाम की एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन एमा उसे भाव नहीं देती थी। ओहो भटूरा से कहता है, इस गांव में सिर्फ 60 लोग हैं, उनमें से 59 लोगों को वो जानती है, सिर्फ मुझे छोड़कर। मतलब समझ रहे हो किस हद तक वो अनदेखा करती है मुझे। जो सुनकर भटूरा उससे कहता है, देख तुझे अगर उसे रिझाना है तो आज जश्न में उसके साथ नाच और झोपड़ी में घसीट कर उसे लेकर जा। जिसमें ओहो कहता है, लेकिन वो खुशी खुशी नहीं आई तो? भटूरा कहता है, तो फिर उसे तू अपनी टपली दे देना, औरतों को टपलियां बहुत पसंद है। इसी बीच वो दोनों एमा को देखता है, जो कि दो भाला पकड़कर अपने हाथों को ऊपर नीचे कर रही थी। ओहो कहता है, लगता है उसे भाला चाहिए। जिसमें भटूरा कहता है, भाला नहीं, उसे तेरा लाला चाहिए। ओहो कहता है, लेकिन वो तो 2 भाला रगड़ रही है। जिसमें भटूरा कहता है, तो फिर उसे 2-2 लाला चाहिए। खैर आगे भटूरा ओहो को लेकर जंगल की गहराइयों में एक सुनहरे सेब के पेड़ के पास जाता है। हमें पता चलता है कि चिंताक तक चिता चिता कबीले के लोगों को एक अंधविश्वास ने घेर लिया है, और उन्हें लगता है कि ये सुनहरे सेब ज्ञान का फल है। पर वो लोग इस सुनहरे सेब को खाकर ज्ञानी बनना नहीं चाहते, और इस फल को खाना वहाँ पर बैन है। ओहो जब ये बात भटूरे को याद दिला देता है, तभी भटूरा कहता है, जरूर कोई गोलमाल है, हमारे कबीले के मुखिया हमसे कुछ छिपा रहे हैं, क्यों हमें इस सुनहरे सेब को खाने से रोका जा रहा है? साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि इस फल को खाकर मैं इस गांव का सबसे चतुर इंसान बन जाऊंगा, और फिर मैं माया की काया पलट कर दूंगा। ओहो कहता है, ओ अच्छा, तो फिर तुम माया के साथ सोने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? भटूरा कहता है, नहीं, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरी किस्मत महान अक्षरों में लिखी गई है, और आज इस फल को खाने के बाद मैं बुद्धिमान बन जाऊंगा। जो कहकर वो उस फल को खा लेता है। खाते खाते वो ओहो को बताता है कि इसका स्वाद काफी ज्ञान भरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं ज्ञानी बन गई हूँ, चलो मुझसे कुछ सवाल पूछो, चलो 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 शुरू हो जाओ। ओहो पूछता है, बताओ तो फिर रात में सूरज कहाँ पर जाता है? जिसमें भटूरा काफी सोचता है, और जब उसके खोपड़ी में कुछ भी नहीं आता तभी वो कहता है, कोई दूसरा सवाल पूछो। दूसरे सवाल में ओहो पूछता है, बताओ नेहा कक्कड़ ने किसके साथ शादी की है? भटूरा यहाँ पर भी इस सवाल का और भी ढेर सारे सवालों का जवाब
जवाब उस सुनहरे सेब को खाने के बाद भी नहीं दे पाता। रात को कबीले के सभी लोग जब जश्न मना रहे थे तभी भटूरा ओहो से कहता है, देखना जब मैं समझदार बन जाऊंगा तब मैं दुनिया की ऊंचाइयों को छूने वाला हूँ, तुम मेरे साथ जा सकते हो मेरे दाहिना हाथ बनकर। ओहो कहता है, मुझे पता है तुम अपने दाहिने हाथ से क्या करते हो, मुझे तुम्हारा दाहिना हाथ नहीं बनना। जिसमें भटूरा कहता है, कोई बात नहीं, तो फिर तुम मेरा बाएं हाथ बन जाना जिसमें मैं अपनी टट्टी साफ करता हूँ। इसी बीच ओहो वहाँ पर अपनी क्रश एमा को देखता है और उसके पास जाकर उसे अपनी गीदड़ नाच दिखाता है। वो उसे भी अपने साथ नाचने के लिए कहता है और एमा भी मान जाती है। इसी बीच एमा जब मूड में आ रही थी तभी ओहो भटूरे की बात मानकर एक लकड़ी उठाकर एमा के सर पर टपली दे देता है, जिससे एमा का खून खौल जाता है और वो उसके मुंह पर 2 गालियां फेंक कर मारती है। आगे भटूरे को मार्लेक पकड़ लेता है और कहता है, तेरे पापा एक बड़े शिकारी थे लेकिन तू एक लड़की जैसा है। जिसके बाद वो उससे सवाल जवाब पूछता है कि वो किस लिए आज जंगल की गहराइयों में गया था। दरअसल भटूरा जब ओहो के साथ उस सुनहरे सेब को खा रहा था तभी कबीले के एक आदमी ने उसे देख लिया था। यहाँ पर भटूरा इस बात को छिपाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन आखिर तक वो पकड़ा जाता है और उसे बहुत मार मिलती है। उसी रात एक बरसों का काला आदमी उससे कहता है, बेटा तुमने क्या सच में फल खाया था? जिसमें भटूरा कहता है, एक चक्की मारी इसमें कौन सी बड़ी बात है और इसमें तो थोड़ा बहुत हेरा फेरी कर सकते हैं ना। जो सुनकर वो बरसों का काला आदमी उससे कहता है, कोई हेरा फेरी गोलमाल नहीं चलेगी, तुम पर अभी श्राप लग चुका है और तुम्हें हमारे कबीले को छोड़कर जाना होगा। अब ये बात सुनते ही भटूरे उससे काफी विनती करता है और यहाँ तक कि इस कबीले में रहने के लिए उसकी टट्टी साफ करने के लिए भी तैयार हो जाता है। जिसमें वो बरसों का काला आदमी कहता है, मैं तुम्हें मदद का हाथ नहीं दे सकता हूँ, अगर तीसरा हाथ होता तो दे देता लेकिन मेरे पास सिर्फ तीसरी टांग है। खैर अब वो वक्त आ चुका था उसके पिछवाड़े पर लात मारकर उसे उस कबीले से बाहर फेंकने की। जाते वक्त भी वो अपने पैतरे को आजमाना बंद नहीं करता और ओहो को भी उसके साथ चलने के लिए कहता है ताकि वो दोनों मिलकर एक नई दुनिया की शुरुआत कर सके जहाँ पर उन्हीं की तरह कमजोर निठल्ले और कामचोर लोग रहेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। इसी बीच जब वो सभी लोगों को अलविदा कह रहा था तभी गलती से वो एक झोपड़ी में आग लगा देता है जिससे कबीले के सभी लोग मुंह हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। वो भागकर जंगल के अंदर जाकर पत्तों के नीचे छिप जाता है लेकिन तब तक वहाँ पर मार्लेक आकर उसे पकड़ लेता है। इसी बीच पीछे से ओहो आकर मार्लेक के सर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है और भटूरे को उससे बचा लेता है। यहाँ पर भटूरे उससे कहता है, देखा मेरी मोटिवेशन की वजह से तुम्हें आना ही पड़ा मेरे पीछे पीछे। जिसमें ओहो कहता है, मैं तुम्हारी मोटिवेशन की वजह से नहीं बल्कि इसलिए आया हूँ क्योंकि तुमने मेरी झोपड़ी जला दिया। दरअसल भटूरे ने गलती से जिस झोपड़ी में आग लगा दिया था वो झोपड़ी ओहो का था। खैर वो दोनों आगे बढ़ते हैं और चलते चलते अगली सुबह तक वो दोनों एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर उन्हें गर्मा गर्म इंसान की छीछी मिलती है। भटूरे उस गर्मा गर्म छीछी को छूता है और समझ जाता है कि ये ताजा ताजा है यानी आसपास में इंसान का कबीला है। वो उस टट्टी को मुंह में लेकर उसका स्वाद भी चखता है कि उस छीछी करने वाले आदमी ने अगले ही दिन क्या खाया था। खैर टट्टी खाने के बाद भी उसे काफी भूख लग रहा था इसलिए वो एक सुनहरे भैंस का शिकार करने के लिए जाता है। यहाँ पर वो उस भैंस के ऊपर झपट पड़ता है लेकिन उल्टा वो भैंस उसे मुंह के बल गिरा देता है। तभी वहाँ पर 2 दिमाग से पैदल भाई केन और एबेल आ पहुँचता है जो कि उन भैंसों का मालिक था। यहाँ पर वो दोनों भटूरे के मुंह पर 2 गालियां मारने ही वाले थे कि तभी उन दोनों के बीच तू तू मैं शुरू हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे को चाटू चाटू कहकर पुकार रहे थे जिस वजह से उन दोनों के बीच बात हाथापाई तक आ पहुँचती है और बड़े भाई केन छोटे भाई को पत्थर से पटक पटक कर जान से मार डालता है। अब हत्या करने के बाद वो ओहो और भटूरे से कहता है कि ये बस एक इंसिडेंट था और मैंने कुछ नहीं किया और तुमने कुछ भी नहीं देखा। यहाँ पर भटूरे और ओहो की फटकर 464 हुई पड़ी थी क्योंकि उसने अपने सगे भाई को ही मार डाला तो उन दोनों से मिले हुए उसे तो बस 10 मिनट ही हुए थे। खैर आगे वो उन दोनों को जोर जबरदस्ती भैंस गाड़ी में बैठाकर अपने कबीले में लेकर जाता है। रात को डिनर करने के दौरान केन के पिता केन से पूछते हैं कि उसका छोटा भाई एबेल कहाँ पर है, जिसमें केन उन्हें बताता है कि उसे उसके भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो सुनकर उसके पिता बहुत परेशान हो जाते हैं। खाना खाने के बाद केन के पिता भटूरे और ओहो से कहते हैं, बच्चे तुम दोनों आज हमारे कबीले में रह सकते हो, मेरी बेटी के साथ सो सकते हो। अब क्योंकि उनकी एक ही बेटी थी इसलिए ओहो के नसीब में उनका नामर्द बेटा ही नसीब होता है। इधर भटूरे जब सोने के लिए उनकी बेटी के पास जाता है तभी वो कहती है बिस्तर काफी छोटा है लेकिन हम दोनों एडजस्ट कर लेंगे। साथ ही साथ वो ये भी कहती है कि यहाँ का एक रिवाज है कि अतिथियों को पूरा मजा मिलनी चाहिए, जो सुनकर भटूरे कहता है ये रिवाज तो हर जगह पर होनी चाहिए। खैर अगली सुबह कबीले के सभी लोग एबेल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और काफी देर तक ढूंढने के बाद उन्हें घास फूस के नीचे एबेल का मरा हुआ शरीर मिल जाता है, जो देखकर केन के पिता समझ जाते हैं कि ये सब कुछ केन और उन दोनों का ही किया धरा है, इसलिए वो उन दोनों को पकड़ने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों बैलगाड़ी में बैठकर कबीले से फरार होने के लिए निकल चुके थे, लेकिन वो लोग जिस रफ्तार में जा रहे थे उससे तेज तो पैदल ही लोग निकल रहे थे।
खैर चलते चलते वो लोग एक शहर के किसान मंडी पर पहुंचते हैं, जहां पर सब्जी की जगह पर इंसानों को बेचा जा रहा था। यहाँ पर भटूरा माया और एमा के साथ साथ उनके कबीले के सभी लोगों को देखता है, जिनको शहर के लोग पकड़कर उस किसान मंडी में बेच रहे थे। इसीलिए वो दोनों माया और एमा के पास जाकर उनसे बात करते हैं। यहाँ पर माया उन दोनों को बताती है कि जब भटूरा उनके कबीले में आग लगाकर भाग गया था, तभी शहर के लोग आकर उनके कबीले के ऊपर हमला कर दिया और उन्हें इस किसान मंडी पर लेकर आया। इसी बीच एक इंसानों का दलाल वहाँ पर आकर कहता है, जी हुजूर, क्या आप इन ताजे ताजे गुलामों को खरीदेंगे? भटूरा कहता है, हाँ हाँ, हम इसे खरीदेंगे, ये अच्छी लग रही है। तभी ओहो कहता है, और ये भी जो उसकी दोस्त है, ये बहुत कड़क माल है, यही तो चाहिए थी। इसी बीच जब वो लोग वहाँ पर मोल भाव यानी बार्गेनिंग कर रहे थे, तभी वहाँ पर केन आकर इंसानों के दलाल को अपने साथ लेकर जाता है। आगे हम देखते हैं कि केन ने उस किसान मंडी में भटूरा और ओहो को भी उस इंसानों के दलाल को बेच दिया है। खैर आगे उन सभी को पिंजरे में डालकर जब कहीं पर लेकर जाया जा रहा था, तभी कुछ सिपाही उनके ऊपर हमला कर देते हैं और उन सभी गुलामों को पकड़ लेते हैं। लेकिन भटूरा और ओहो किसी तरीके से वहाँ से भाग जाते हैं। हमें पता चलता है कि ये लोग सोडम देश के सिपाही है और अब ये लोग इन गुलामों को अपने देश सोडम लेकर जाएंगे और इन सभी लोगों को मजदूरी करवाएंगे। दूसरी तरफ भटूरा और ओहो भी एक ढलान के पीछे छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। इसी बीच वो दोनों कड़कती धूप में रेगिस्तान में ही सो जाते हैं और जब उनकी आंख खुलती है, तभी वो दोनों देखते हैं कि तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे। इसीलिए वो दोनों भी मुंह उठाकर सोडम देश के लिए निकल जाते हैं। उसी रात वो दोनों चलते चलते सोडम पहुँच जाते हैं और वहाँ के सिपाही उन्हें आतंकवादी समझकर पकड़ लेते हैं। अब सेनापति उनके पिछुंडे पर खुरदुरा डंडा घुसाने के लिए जा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर केन आ पहुँचता है, जो कि अभी वहाँ की सेना में ज्वाइन हो चुका है। वो सभी को बताता है कि भटूरा और ओहो उसका दोस्त है, जिससे सेनापति उन दोनों को छोड़ देते हैं। आगे केन उन दोनों को एक समारोह में लेकर जाता है, जहाँ पर एक लड़की भटूरे को देखकर उसे गंदे गंदे इशारे करती है और भटूरे भी उसे गंदे गंदे इशारे दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। खैर इसके बाद हम महल में महाराज और सभी लोगों को चिंतित देखते हैं, क्योंकि 6 पेटी पैक यानी वर्जिन लड़कियों को बलि देने के बाद भी उनके देश में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरा था। यहाँ पर बाबा किन्नर अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं उनके देश में पानी को गिराने के लिए, लेकिन उनसे जब ये नहीं हो पाता, तभी वो महाराज से कहते हैं कि उन्हें और भी वर्जिन लड़कियों को बलि देना होगा। दूसरी तरफ भटूरा और ओहो वहाँ के सेना में शामिल हो जाते हैं और जब वो लोग बाजार में चौकीदारी कर रहे थे, तभी वहाँ से होकर राजकुमारी गुजरती है, जिसको देखकर सभी लोग सड़क पर लेट जाते हैं। लेकिन भटूरा तो महारानी के ऊपर डोरे डालने में व्यस्त था, इसीलिए वो नहीं लेट पाता। हम देखते हैं राजकुमारी उस जगह पर जाती है जहाँ पर वर्जिन लड़कियों को बलि देने का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ पर राज परिवार के सभी लोग आए हुए थे। इसी बीच महाराज की बातों से हमें पता चलता है कि राजकुमारी महाराज की सौतेली बेटी है और महाराज उसे थोड़ा भी पसंद नहीं करते। वहाँ पर भटूरा भी मुंह उठाकर पहुँच जाता है और वो राजकुमारी को हाय हेलो कहने लगता है। अब एक खूबसूरत लड़की को तैयार करके आग में फेंक दिया जाता है, जो कि मैं आपको नहीं दिखा सकता, अगर दिखा दूं तो शायद यूट्यूब बुरा मान जाए। खैर आगे एक लड़की मुंह में गमछा बांधकर भटूरे के पास आकर कहती है कि राजकुमारी ने उसे अकेले में बुलाया है। यहाँ पर भटूरे ओहो को भी अपने साथ लेकर जाता है और राजमहल के अंदर घुसते ही ओहो को एक टकले किन्नर के हाथों सौंप दिया जाता है। ओहो उससे पूछता है, आप क्या करते हैं सर? जिसमें वो टकला किन्नर कहता है, मैं तो 9 साल की उम्र से इस राजमहल का किन्नर हूँ। ओहो उससे पूछता है, लेकिन आप किन्नर बने कैसे? जिसमें टकला किन्नर कहता है, महाराज ने मेरे टट्टे काट दिए, लेकिन मैंने उसे संभाल कर रखा है, मैं अपने वाले को जेब में लेकर चलता हूँ। दूसरी तरफ वो मुंह में गमछा पहना हुआ लड़की अपने मुंह से गमछे को हटाती है और हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि माया है। भटूरा उससे कहता है, माया तुम कैसी हो? मैं तुम्हें छुड़ाने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। जिसमें माया उससे कहती है कि उसे और उनके कबीले के बाकी सारे लोगों को यहाँ पर गुलाम बना दिया गया है। भटूरा माया से वादा करता है कि वो उसे और कबीले के सभी लोगों को बचा लेगा, जिसके बाद भटूरा मुंह उठाकर राजकुमारी के पास जाता है। दूसरी तरफ ओहो को वहाँ पर सुनहरे रंग में रंगाकर वहाँ पर स्टैचू बनने का काम करना पड़ रहा था। इसी बीच उसे बाबा किन्नर अपने पास बुलाता है और उसे उसके छाती पर तेल मसाज करने के लिए कहता है, जिसमें बाल ही बाल भरे हुए थे। ओहो भी क्योंकि एक गुलाम बन चुका था, इसीलिए उसे ना चाहकर भी बाबा किन्नर की सेवा करना पड़ता है। थोड़ी देर बाद बाबा किन्नर ओहो को लेकर एक अंडरग्राउंड तहखाने में जाता है और कहता है कि इस तहखाने के अंदर भगवान विराजमान है। साथ ही साथ वो उसे उस अंडरग्राउंड तहखाने में जाने के लिए कहकर भगवान से ये पूछने के लिए कहता है कि बारिश कब आएगी। साथ ही साथ वो उसे उस अंडरग्राउंड तहखाने के अंदर जाकर भगवान से वेदर रिपोर्ट यानी उनके देश में बारिश कब होगी इसके बारे में पूछने के लिए कहता है। इसी बीच जाते वक्त वो ये कहता है कि वो अंडरग्राउंड एक श्रापित जगह है और उसके अंदर जो भी जाता है वो जिंदा वापस नहीं आ पाता। अब ये सब कुछ जानने के बाद भी ओहो मुंह उठाकर उस अंडरग्राउंड तहखाने के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ राजकुमारी भी भटूरे को बहला फुसलाकर उस तहखाने के पास लेकर आती है और उसे भी वही बात बताती है जो बाबा किन्नर ने ओहो को बताया था। यहाँ पर भटूरे भी राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए मुंह उठा
उठाकर उस तहखाने के अंदर चला जाता है। अंदर पहुंचकर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और भगवान से यही विनती करते हैं ताकि वो दोनों वहाँ से बचकर निकल जा सके। अब वो दोनों जब उस तहखाने से निकलते हैं तभी महल के कई सारे लोग उन्हें देख लेते हैं और उन्हें इस गुनाह के लिए काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है। वहाँ पर भटूरा सीधा और ओहो उल्टा लटका हुआ था। इसी बीच ओहो को बहुत जोर से पेशाब आता है, जिस वजह से वो उल्टा लटक लटक कर ही मूत देता है, जिससे मूत की धारा उसके मुंह से होकर गुजरता है। अगले ही दिन उन्हें बीच चौराहे में लेकर जाया जाता है और उन्हें इस गुनाह के लिए पत्थरों से पटक पटक कर मारने का सजा दिया जाता है। इसी बीच भटूरा महाराज से कहता है कि वो भगवान का दूत है जिसे भगवान ने भेजा है। यहाँ पर महाराज जब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते तभी वो महाराज से कहता है, देखिए महाराज आप ही सोचिए, अगर हम लोग भगवान का दूत नहीं है तो फिर हम लोग कैसे उस तहखाने से बाहर निकल पाए। अब उसकी इस दमदार बातों की वजह से सभी को भरोसा होता है कि भगवान के साथ जरूर उनका कोई दूर का कनेक्शन है, इसीलिए उन्हें दूसरी सजा यानी गधों की तरह काम करवा कर मारने की सजा दिया जाता है। आगे वो दोनों जब गधों की तरह काम कर रहे थे तभी वहाँ पर मौजूद सभी लोग कहीं पर जाने लगते हैं। वो दोनों भी मुंह उठाकर उस जगह पर पहुँच जाता है और देखता है कि महाराज फिर से बलि देने के लिए जा रहे थे। यहाँ पर महाराज माया और एमा के साथ साथ अपनी सौतेली बेटी को भी बलि देने के लिए तैयार करने के लिए कहते हैं। दूसरी तरफ ऊपर से भटूरा ये सब कुछ देख रहा था, इसलिए वो मालिक को एक रस्सी पकड़ाकर रस्सी के दूसरे हिस्से को पकड़कर कूद जाता है। लेकिन हायरे उसकी फूटी किस्मत, उसने तो मालिक को दूसरा रस्सी पकड़ा दिया था। खैर यहाँ पर वो एक टोला के ऊपर बैठ जाता है जो हड़हड़ा कर उसे नीचे लेकर आता है और वो मुंह के बल आकर गिरता है। इसी बीच वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है और महाराज को उनके ही राज्यसभा के कुछ गद्दार सत्ता के लालच में मार डालते हैं। इधर सेनापति भटूरा और ओहो के ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन वो दोनों मिलकर बहुत मुश्किल से उसे मार गिराते हैं, जो देखकर वो गद्दार जो कि राज सिंहासन में बैठना चाहता था वो भी अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल लेता है। इधर बाबा किन्नर माया को पकड़कर उसकी बलि देने के लिए जा ही रहा था कि तभी वहाँ पर ओहो उसके ऊपर घासलेट का तेल डाल देता है, जिससे वो खुद उस आग में गिरकर मारा जाता है। अब उसके मरते ही वहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ के सभी प्रजा बहुत खुश होते हैं। आगे भटूरे सभी को मोटिवेशन देकर कहता है कि हमें भगवान के ऊपर नहीं बल्कि अपने ऊपर भरोसा करना होगा। हम सभी इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं, पानी को हमें बचाना होगा और भी बहुत कुछ, जो सुनकर वहाँ के सभी प्रजा उसकी जय जयकार करने लगते हैं। आगे भटूरा माया के साथ दुनिया के टूर पर यानी वर्ल्ड टूर पर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ ओहो भी एमा के साथ उनके कबीले यानी चिंताक तक चिता कबीले के लिए निकल जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम पसंद आया है तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन और मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलता रहे।